नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डीबीएम न्यूज़ में और मैं हूं आपका साथी ब्रजेश पवार। साथियों, ये कार्यक्रम है आज का मुद्दा यानी समाज से जुड़ा, राजनीति से जुड़ा, देश से जुड़ा और राज्य से जुड़ा और या आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ। आज का मुद्दा हमारे बीच में है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं हिमांशु रावत जी, जो कि अलायंस आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। और इनसे आज इस मुद्दे के बारे में जानेंगे भी और क्या है इस मुद्दे के प्रावधान, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हिमांशु जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में। बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी, और मैं काफ़ी सराहना करता हूं आपके इन प्रयासों की। इन प्रयासों के द्वारा जो जागरूकता आप समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी काफ़ी सराहना है। जी, आपका धन्यवाद। और हिमांशु जी, हमारा पहला सवाल तो यही रहने वाला है कि समान नागरिक संहिता है क्या, उसके बाद हम उसके इतिहास पर भी ज़रूर जाएंगे और उसका क्या प्रभाव जो है समाज पर होने वाला है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये एक ख़ास मुद्दा हमारे लिए इसलिए भी बन जाता है। जब हम बात करते हैं कि ये मुद्दा खास क्यों है, तो आप आए दिन चैनलों पर या अलग अलग माध्यमों से यूसीसी के बारे में सुन रहे होंगे कि समान नागरिक संहिता। तो ये तीन शब्द हमारे लिए बड़े आसान से लग रहे हैं। क्या हैं ये तीन शब्द? समान नागरिक संहिता है क्या? बिल्कुल ब्रजेश जी, एक तो ये मुद्दा हम सबसे जुड़ा है और काफ़ी वर्षों से चर्चाओं में रहा है। और हाल फिलहाल उत्तराखंड में पहला उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनता है जो विधेयक के द्वारा इस कानून को लागू करने जा रहा है। अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको यूसीसी समझाने का एक प्रयत्न करूं, तो देखिए, यूनिफॉर्म जब हम बात करते हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं। अब ये जो समानता है, ये समानता किसके लिए है? ये नागरिकों के लिए है। और जब हम नागरिकों के लिए समानता की बात करते हैं, तो उनको एक समान रूप से आप व्यवस्थित किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसे व्यवस्थित करने का तरीका होता है संविधान, और संविधान के द्वारा कानून। तो जब हम कानून की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉज जिनको हम कहते हैं, जैसे सिविल लॉज हम जानते हैं, ऐसे ही सिविल लॉज का एक हिस्सा होता है जिसको पर्सनल लॉज कहा जाता है। अब आप देखिए, जब हम सिविल लॉज की बात करते हैं तो उसमें इंडियन पीनल कोड आता है, उसमें सीआरपीसी आता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आती हैं। जब हम आईपीसी की बात करते हैं, जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी समान है, वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर मेरे द्वारा कोई क्राइम किया जाता है, मेरे द्वारा से फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्डर होता है, तो मेरे ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी, मुझे भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर लग सकती हैं या आपके ऊपर लग सकती हैं। अब ये तो हो गया क्रिमिनल लॉस की बात। अब होता क्या है कि आपके क्रिमिनल लॉस के अलावा कुछ सिविल लॉस भी होते हैं, और सिविल लॉस के अलावा उसके अंदर एक प्रावधान आते हैं जो पर्सनल लॉस के नाम से जाने जाते हैं। अब पर्सनल लॉस क्या होते हैं? पर्सनल लॉस वो लॉस होते हैं जो हमारे धर्म के ऊपर आधारित होते हैं। से फॉर एग्जांपल, मैं एक हिंदू हूँ तो मेरा विवाह का तरीका अलग होगा, मेरे तलाक का तरीका अलग होगा, मेरे एडॉप्शन राइट्स अलग होंगे, सक्सेशन के राइट्स अलग होंगे। जैसे अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मेरा विवाह तब विवाह माना जाएगा जब मैं 7 फेरे लूँगा, या जब मैं मंगलसूत्र पहनाऊँगा, जब मैं से फॉर एग्जांपल मैं मांग भरूंगा, तो वो हमारी परंपराओं के ऊपर आधारित होते हैं। तो इन्हीं को हम पर्सनल लॉस कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है या कोई व्यक्ति सिख है, तो उसके पर्सनल लॉस मेरे पर्सनल लॉस से अलग होंगे। उनका विवाह का तरीका अलग होगा और उनका जो डिवोर्स का तरीका है वो अलग होगा। ठीक, अब यहाँ पर समस्या आती है। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि आप किस तरीके से विवाह करते हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मामला तलाक का आता है तो वहाँ पर समस्याएं होती हैं। उत्तराखंड न सिर्फ यूसीसी को लाने वाला विधेयक के द्वारा पहला राज्य है, बल्कि शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मामला दोबारा से उत्तराखंड में हुए एक घटना की वजह से ही चर्चाओं में आया है, जिसे हम सायरा बानो केस के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि जब एक हिंदू डिवोर्स लेता है तो उसमें उसकी जो पत्नी होती है उसको मेंटेनेंस के प्रावधान दिए गए हैं हिंदू कोड बिल 1955 के तहत। लेकिन ये प्रावधान केवल हिंदुओं के ऊपर लगते हैं।
लेकिन जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को डिवोर्स देता है तो वहाँ पर उसे ये मेंटेनेंस के राइट्स नहीं मिलते हैं। तो अब आप देखिए, एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू महिला, जब इनका तलाक होता है तो हिंदू महिला को मेंटेनेंस के राइट्स मिल रहे हैं लेकिन मुस्लिम महिला को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या उनके साथ ये अन्याय नहीं है? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो अगर ये उनके साथ अन्याय है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रयास है उस तरफ जाता हुआ जहां पर चाहे महिला मुस्लिम हो चाहे महिला हिंदू हो, उनके अधिकारों का संरक्षण के तौर पर मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखता हूं। ये एक नया शब्द नहीं है, ये एक बहुत पहले का शब्द है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप एक राजनीतिक जो विज्ञान है उस पर उसके आप एक शिक्षक भी हैं, आप उसको पढ़ाते हैं, तो ये जरूर मैं जानना चाहूँगा कि जो समान नागरिक संहिता है, संवैधानिक और उसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखो, भारत का जो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और जब वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जब ये कानून लागू हुआ, जब ये कानून बना यानी संविधान बना, तो उसके प्रावधानों में आपको पहले से क्या देखने को मिलता है? यूसीसी देखने को मिलता है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है वो आपको पहले से ही संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया था हमारे संविधान में। लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि काफ़ी लंबे समय तक उस आर्टिकल 44 को एक डेड आर्टिकल घोषित किया गया, एक मृत अनुच्छेद घोषित किया गया, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। उसके क्या कारण थे? वो राजनीतिक कारण थे, उसके बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से ये ड्यू चल रहा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस इस पूरे मुद्दे में आता है जिसे हम शाहबानो केस के नाम से जानते हैं। तो शाहबानो केस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेंटेनेंस को लेके डिबेट चल रहा था, शाहबानो केस एक मील का पत्थर है जहां पर यूसीसी की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि शाहबानो को जब उनके हस्बैंड ने तलाक दिया और उनको छोड़ा क्योंकि वो और महिलाओं से शादी करना चाहते थे, तो वहाँ पर जब उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट गई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तय होता है कि मुस्लिम महिला को भी मेंटेनेंस का अधिकार है। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी सरकार इस पूरे फैसले को बदल देती है और कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। अब यहाँ पर सवाल आता है, राजनीतिक टिप्पणी इसमें ना करते हुए यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम सब लोग एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो क्या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में एक से ज़्यादा विवाह होने चाहिए? जवाब है नहीं। क्या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में 3 बार तलाक बोलकर, आप 3 सेकंड में 3 मिनट में तलाक बोलकर, क्या आपको किसी महिला का जीवन बर्बाद करने का अधिकार है? जवाब है नहीं। क्या एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आपको हलाला करके किसी महिला की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार है? तो इसका जवाब है नहीं। तो जब हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वो प्रावधान हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने पहले से दिए हैं, तो उन्हें लागू करने में कोई समस्या नहीं है। तो ये इसका एक इतिहास है जिसमें शाहबानो केस एक मील का पत्थर जो है वो घोषित होता है। उसके बाद फिर आप शायरा बानो केस जो उत्तराखंड का ही केस है, और शायरा बानो केस के बाद आप देखेंगे कि जो ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा है, उसको गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर बाद में सरकार उसको लेके प्रावधान लेके आती है कि आप ट्रिपल तलाक तो ले सकते हैं लेकिन आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं ले सकते। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो सरकार है उन्होंने काफ़ी कड़े प्रावधान रखे और अब इसको और हलाला को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, इसका एक जो प्रावधान हमने भी पढ़ा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें कि बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर हम पहाड़ की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाला ये कानून है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जो लिव इन रिलेशनशिप का? देखिए, ये डिबेटेबल टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप का। अगर आप देखो तो जिस तरीके से मैं अभी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहा था, तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक लक्षण ये भी होता है कि वहाँ पे एक एडल्ट यानी एक वयस्क जो हैं, 2 वयस्क जो हैं, अपने जीवन को लेके अपना फैसला कर सकते हैं। तो अगर वो 18 साल से ऊपर हैं, 21 साल से ऊपर हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो साथ में अपना जीवन बिता सकते हैं, रह सकते हैं। समस्या वो नहीं है। समस्या क्या है? अब देखो, समस्या ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए इन केस जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनके राइट्स को लेके यूसीसी बात करता है, जो कि पहले आपको इस प्रावधान के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। क्योंकि 2 लोग साथ में रहते हैं, समस्या वो नहीं है, लेकिन उनके रहने से
जो एक नया जीवन इस संसार में आ रहा है उसका भविष्य तय हो रहा है। तो वो जिम्मेदारी उस बच्चे की, उन दो लोगों की कंसेंट का जो परिणाम है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यूसीसी एड्रेस कर रहा है। दूसरा ये कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि वो बहुत गुप्त रहता है, बहुत गोपनीय रहता है। और उस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर महिला के प्रति हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है या उसका किसी तरीके का शोषण हो रहा है, तो उस महिला के पास कहीं जाने के लिए, कहीं दरवाज़ा खटखटाने के ऑप्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो अब अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके दो फ़ायदे। एक तो फ़ायदा ये कि सरकार को, पुलिस को ये पता रहेगा कि कौन लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका डेटा मेंटेन किया जा सकता है और उनका रेगुलर चेक किया जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो विक्टिम होती है, जिसके ऊपर सब अत्याचार होते हैं, वो महिला होती है। और इस रिलेशनशिप के द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, जो अभी हमने ड्राफ्ट में भी पढ़ा और जो प्रस्तुत भी किया गया उत्तराखंड जो विधानसभा है उसमें, कि वो जो बच्चा पैदा होगा, जो हम सुनते आए हैं जायज़ और नाजायज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो लिव इन रिलेशनशिप से भी उत्पन्न जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। तो मेरी नज़र में फिर से ये एक अच्छा फैसला है। इसमें हमारी जो प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी है उसका भी आपको दर्शन देखने को मिलता है कि हम उसे बैन नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यू कैन नॉट लिव इन रिलेशनशिप, आप रह सकते हैं, बट अगर आप रहते हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी तो ज़रूर लेनी पड़ेगी। अगर आप देखो, आप अपने पूरे संविधान की मूल भावना देखें ना, तो हमारा पूरा जो संविधान है वो एक समाजवादी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, सोशल वेलफेयर को फॉलो करता है। जब हम समाजवादी ढांचे की बात करते हैं तो समाजवादी ढांचे का सिद्धांत ही ये होता है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसको केंद्र में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो, शेड्यूल कास्ट को केंद्र में रखते हुए कानून बनते हैं, शेड्यूल ट्राइब को देखते हुए बनते हैं, और उसी वर्ग में आप देखेंगे महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि हजारों सालों से हम देखते हैं कि किन्हीं कारणों की वजह से महिलाओं के साथ शोषण तो होता है। तो अब ये जो कानून बनते हैं, सिर्फ यूसीसी के नहीं, अगर आप बाकी कानून भी उठा के देखें तो केंद्र में उसी को रखा जाता है जो उत्पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है। तो यूसीसी का जो पूरा ड्राफ्ट है, समान नागरिक की हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें महिला और पुरुष का भेद नहीं किया गया है, बल्कि इसमें एक नज़र देखने की ये भी है कि कुछ लोग इसे इस तरीके से भी देख रहे हैं कि इसमें धर्म के आधार पर भेद किया जा रहा है, लिंग के आधार पर भेद नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे अगर मैं और ओपनली बोलना चाहूँ तो जैसे मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स में 4 विवाह अलाउड हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद अब वो नहीं हो पाएगा। मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक अलाउड है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अलाउड है। तो अब आप देखो तो यूसीसी में वो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर धर्म एक आधार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिंग एक आधार है इस कानून में किसी प्रकार का भेद या विभेद करने के लिए। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है जो इस मुद्दे को देखते हुए नज़र आता है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड, और उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2022 के आसपास ही जो ये बात घोषणा की थी, 23 में जो है एक कमेटी गठित की गई थी। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप जो है सामाजिक तौर पर भी जो है उत्तराखंड में जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि समाज के तौर पर भी आप जुड़े हैं, तो आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी समान नागरिक संहिता, क्या उत्तराखंड इसके लिए तैयार है अभी आने के लिए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके जीवन में, मेरे जीवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, अगर मैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से इसे देखूं। क्योंकि आप ये देखो कि इस प्रावधान में, इस बिल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पहले से मौजूद हैं। जैसे कि आप 21 साल से नीचे शादी नहीं कर सकते, 18 अगर लड़की है तो 18 से नीचे शादी नहीं कर सकती, तो वो तो पहले से ही आईपीसी सीआरपीसी में गैर कानूनी है, तो उसके लिए अलग से यूसीसी लाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये तो पहले से अनिवार्य है, तो इसको लाकर भी कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक लिव इन रिलेशनशिप वाला एक प्रावधान है जो कुछ नया है और कुछ ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते से आने वाली जिम्मेदारियों को भी आपको उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा इसका जो महत्व है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो महत्व है, वो एक व्यापक महत्व है।
इसकी शुरुआत उत्तराखंड से ज़रूर हुई है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि जैसे है हमारी जो गंगा नदी है, जो गंगा माँ है, वो उत्तराखंड से शुरू ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका प्रभाव अगर आप देखो तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो उत्तराखंड का जो एक यूसीसी है वो एक मॉडल यूसीसी के रूप में लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो बाकी राज्य हैं वो भी यूसीसी को अपनाने की कोशिश करेंगे, और अपने अपने स्तर पर और अपने अपने प्रावधानों में कुछ बदलाव के साथ ये लागू होगा। अगर उत्तराखंड, जो आपका सवाल है कि उत्तराखंड को इससे क्या मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड को इससे कुछ मिलने वाला है, बजाय इसके कि हम यूसीसी पर इतना समय लगाते, यूसीसी पर इतना चर्चा करते, और यूसीसी को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें रोजगार की ज़रूरत है, उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें एक भ्रष्ट तंत्र से मुक्ति की ज़रूरत है। तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि यूसीसी पूरे देश को ध्यान में रखते हुए और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको और मुझको इसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। धन्यवाद हिमांशु जी आपका कि आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करी। धन्यवाद ब्रजेश जी, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी और आपकी टीम को, और आप लगातार अपने जो प्रयत्न हैं उससे समाज को जागरूक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, बस आज के इस कार्यक्रम यानी आज के मुद्दे में बस इतना ही। अगला मुद्दा आपके बीच में हम जल्द लेकर आएंगे, और आप बने रहिए डीबीएम न्यूज़ के साथ।